नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने बीते 8 दशकों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर गुणवत्ता ही पहचान के मंत्र को साकार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबीजी रामजी योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। सीएम ने स्पष्ट किया कि मनरेगा का नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ग्राम इकाइयों को मजबूत करना लक्ष्य है। यह अधिनियम विकास आधारित रोजगार देगा। योजना के तहत 125 दिन काम मिलेगा। समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा तय करेगी कि कौन से कार्य होंगे। कोई काम थोपा नहीं जाएगा। इसके संबंध में जो भारत सरकार ने नए प्रावधान किए हैं, उसी के संबंध में मुझे आप सबके समक्ष बात रखनी है। ये अधिनियम जो नया बना है, ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं, उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर उत्तराखंड में हो रही राजनीति पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। सरकार ने इस दौरान एसआईटी का गठन कर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। उन्होंने कहा कि फिर भी इस मामले पर अब जो ऑडियो के माध्यम से बवाल हो रहा है, उसके बाद हम हर जांच के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सरकार की छवि को धूमिलकर एक कथित ऑडियो के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर रहा है, जबकि इसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सबकी बेटी बहन, जो भी उस समय में घटना हुई, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है, सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया। और जिस स्थान पर उन्होंने बताया, वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं, वो पूरी की गई। और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के
चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया, और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी, हर एक पहलू पर जांच करी। परिवार के लोगों से भी एसआईटी मिली, अन्य लोगों से भी मिली, जिन लोगों को भी इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी, और इसमें विज्ञापन भी निकाला गया, अखबार में भी दिया गया, संचार के माध्यमों से बताया भी गया, किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। और पी रेणुका देवी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी, जो अभी सीबीआई में ही कार्यरत हैं। यहाँ से उनका सीबीआई में ही जो है, इसके बाद डेपुटेशन से वो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, यहाँ के कैडर की हैं, लेकिन अब सीबीआई में काम कर रही हैं। और एसआईटी ने पूरी काम करने के बाद उसके बाद उसमें कई सारे पहलू आए बीच में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें जानकारियां ये भी होनी चाहिए, कुछ और जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके पास भी जो भी जानकारी है हमको दे दे या न्यायालय में दे दे, जहां भी देना उधर। अंततः लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और जो सेशन कोर्ट है वहां पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही। और जो मजबूत पैरवी थी, उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है, और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से। और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए, और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही। देहरादून में पत्रकारों के सवालों पर सीएम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार का रुख एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि वे अंकिता के माता पिता से बातचीत करेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को यह भी बताया, उत्तराखंड की पुलिस अभिनेत्री उर्मिला सनावर और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं ना कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में प्रदेश भर में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार पदयात्रा निकालकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस पहले यह स्पष्ट करे कि उसे सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है और न्यायालय ने भी सीबीआई जांच को आवश्यक नहीं माना। सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती, अपराधी जेल में है। वीआईपी से जुड़े आरोपों पर विपक्ष को कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, पहले तो सीबीआई के बारे में कांग्रेस को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए, अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि उनका सीबीआई में भरोसा है कि या नहीं है। देखिए, जब राहुल गांधी जी और सोनिया जी को नोटिस जाता है तो ये सीबीआई दफ्तरों का घेराव करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूंकते हैं, प्रधानमंत्री को अनशन गालियां देते हैं। और जब आप इसी प्रदेश में देख लो, हरीश रावत जी को जब सीबीआई नोटिस करती है तो ये कहते हैं कि सीबीआई बीजेपी का तोता है, सरकार के इशारे पे काम हो रहा है। तो अब जो ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से मांग कर रहे हैं? इनको पहले स्पष्ट करना चाहिए, इनका भरोसा सीबीआई पे है कि नहीं है। इनके ऊपर अगर कहीं पे सीबीआई कार्रवाई करती है तो ये सीबीआई को कहें कि सरकार का तोता है। और अब पुनः ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग बार बार के सीबीआई की जांच होनी, सीबीआई जांच होनी, जबकि
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। एसआईटी ने जांच कर दी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको इनकार कर दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया कि सीबीआई की जांच आवश्यक नहीं है, कि एसआईटी की जांच सफिशिएंट है। इसके बाद कांग्रेस बार बार फिर सीबीआई की बात कर रही है। पहले कांग्रेस का कितना भरोसा सीबीआई में है वो इस बात को स्पष्ट करे, फिर आगे की बात करे। उर्मिला सुरेश राठौड़ प्रकरण में एसआईटी की कार्रवाई अब तेज हो गई है। दोनों के आवासों पर पुलिस पहले ही नोटिस चस्पा कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक दोनों पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार जनपद में दर्ज विभिन्न मुकदमों के आधार पर एसआईटी का गठन किया गया है, ताकि समग्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। वहीं एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जिनके पास भी मामले से जुड़े साक्ष्य हैं, वे उन्हें शीघ्र पुलिस को सौंपे, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जनपद हरिद्वार में विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमों के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो सभी जो हमारे अभियोग हैं उसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कर सके। इसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावत, जिनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य दिए जाने थे वो अभी तक इनके द्वारा नहीं दिए गए हैं, न ही ये एसआईटी के समक्ष अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी ही वो एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर जो उनके पास साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएं, ताकि विवेचना में जो गतिशीलता है और आगे की जो कार्रवाई है वो हो सके। इस संबंध में दोनों ही पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके घरों में भी चस्पा कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो भी इनके पास साक्ष्य हैं वो एसआईटी के समक्ष देंगे, ताकि उसकी निष्पक्ष जांच की जा सके। और अगर इस संबंध में इनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है, जैसा अभी तक ये इनके द्वारा किया जा रहा है, तो जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल, इनके परिवार वालों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई, इनके वेयरबाउट्स के बारे में पूछा गया है, बात की गई है। और जो अभी क्योंकि दोनों ही फोन बंद करके काफ़ी समय से फरार चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी एसआईटी के साथ। उत्तराखंड में इन दिनों सुर्खियों में चल रहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए कथित वीआईपी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। क्या कुछ कहना है दुष्यंत कुमार गौतम का, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है। सोशल मीडिया पर झूठे आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वीआईपी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अंकिता भंडारी मामले में उनका नाम बिना जांच के जोड़ा गया, यह कहना है दुष्यंत कुमार गौतम का। साथ ही उन्होंने कहा, अदालत में पेश की गई लोकेशन और तारीखों की जानकारी 10 से 20 सितंबर 2022 नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में थे। सोशल मीडिया एक्टिविटी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट अदालत में दाखिल किए हैं। वीआईपी नैरेटिव को मनगढ़ंत बताया है। चार्जशीट और ट्रायल में उनका नाम कहीं नहीं है, ऐसा कहते नजर आए। सोशल मीडिया ट्रायल पर सवाल, झूठे और मानहानि कारक कंटेंट हटाने की मांग की है। अदालत से आग्रह किया है कि बिना सबूत आरोप लगाने वालों पर रोक लगाई जाए। साथ ही राजनीतिक और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, यह कहना है दुष्यंत कुमार गौतम का। संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाने वाले अभियान पर कोर्ट में चुनौती दी है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी देश भर में भ्रम की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीत पर माला पहनाने वाली कांग्रेस हार पर ईवीएम को दोष देती है। वहीं बिहार चुनाव का हवाला देते हुए कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां जनता के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है और बीजेपी ऐसे भ्रम का विरोध करेगी। उत्तराखंड से लेकर के देश भर की राजनीति को अगर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने एक भ्रम की राजनीति को फैलाने का काम किया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के अपने सभाओं में, अपने मंचों में ये बोल रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान जो है उसको समाप्त कर देगी। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाया था वो कांग्रेस ने लगाया था,
उस आपातकाल के कारण ही आप जैसे अनेकों पत्रकार की कलम छीन ली गई है, अनेक जो समाजसेवी थे उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया है, तमाम राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतनी निरंकुश सरकार हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, वो कांग्रेस ने किया है। उसके पश्चात कांग्रेस जहां जीतती है तो वहां पर वो शपथ ग्रहण करती है, अपने गले में माला डलवाती है, लेकिन जहां वो चुनाव हारती है वहां ईवीएम को दोष देती है। ये भी हमने देखा है। अभी बिहार के चुनाव हुए तो जिस प्रकार से वहां पर एसआईआर हुआ, एसआईआर को उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया। क्या कांग्रेस चाहती है कि इस देश में घुसपैठिए मतदाता बने? तो इस प्रकार से जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है उसको हम भ्रम नहीं, बिल्कुल भी नहीं फैलाने देंगे। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा सभागार में पशुपालन, कौशल विकास एवं सेवा योजन विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट और सेवा योजन विभाग के 37 फॉरमैन अनुदेशकों को नियुक्ति मिली है। समस्त पशुपालन विभाग में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो उत्तराखंड सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसी के तहत पर आज हमने 16 यहाँ पर फार्मासिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वो वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करूँगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ आज हमने 37 फोरमैन के पदों पे भी भर्ती करी है अपने सेवा योजना और ITI विभाग में और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 37 पद जो है हमारे खाली चल रहे थे। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद इनकी भर्ती हुई है। 37 लोगों को उसका लाभ मिला है। विभिन्न जिलों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग आए थे जिनको नियुक्ति पत्र आज मिले हैं। तो जो सरकार की सोच है उसको हम लोग लगातार धरातल पर उतार रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उनको हम रोजगार से जोड़ रहे हैं और मुझे बस सारे लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है कि वो दोनों विभागों को आगे बढ़ाने में वो अपना पूर्ण सहयोग हमको देंगे। हरिद्वार में वसंत पंचमी पर होने वाली पतंगबाजी को लेकर लोगों में भारी उत्साह होता है। वहीं इस दौरान चाइनीज मांझे से जनहानि का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को लेकर सामाजिक संगठन युवा अग्नि ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध लगाने और इसके विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इसमें बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर पतंगबाजी हमारे हरिद्वार में देखने को मिलती है। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि चाइनीज मांझे की एक भरमार सी हो गई है और लोग उसे स्टॉक भी कर रहे हैं। आज हमने पिछले जो वर्षों में देखा है कि किसी का गला कट के मांझे से वो उसकी मौत हो गई है और गंभीर रूप से कई लोग घायल भी हुए थे। तो ये हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आज हमने नगर मजिस्ट्रेट महोदय को, चूँकि उनके जुरिस्डिक्शन में है, आज हमने ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि जो भी लोग इस चाइनीज़ मांझे को स्टॉक कर रहे हैं या जो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये जो अभियान है ये वृहद स्तर पर चलाया जाए, जिससे हम जो जनहानि है वो तो है ही है, लेकिन जो हमारे पक्षी हैं उन पे भी एक जान का खतरा मंडराता रहा है, तो पक्षियों की जान भी बचाई जा सके। अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम जो हमारे युवा अग्नि के जितने भी हमारे मेंबर हैं वो ऐसी दुकानों पर खुद जाएंगे और उनका माल जब्त कर प्रशासन को सौंपेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।